डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड सेक्शन। आज हम डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड सेक्शन की डिजाइनिंग की बात करेंगे। So today we'll be talking about doubly reinforced section. So next of the point of discussion is design of rectangular doubly reinforced section. Singly reinforced section हमने कर लिया था. Now we'll be talking about doubly reinforced section. So design of rectangular doubly reinforced section. So rectangular doubly reinforced section. जब हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की एनालिसिस करी थी वहीं पे आपको बताया था कि हम डब्ली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को दो अलग अलग सेक्शन के फॉर्म में समझ सकते हैं। A doubly reinforced section can be understood in the form of two different sections. तो एक डबली reinforced section को दो अलग सेक्शन के फॉर्म में समझा जा सकता है। तो वही अप्रोच यहाँ पर भी है। तो जब डिजाइनिंग की बात आती है तब भी हम वही अप्रोच यूज करते हैं। सो व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन द सेम अप्रोच इज बीइंग यूज्ड। हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को दो अलग सेक्शन के फॉर्म में समझ सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट सेक्शंस। कौन से दो अलग सेक्शन है एक बार बना देता हूँ डायग्राम पूरा। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। So doubly reinforced section can be understood to be made up of two different sections. ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। This is our न्यूट्रल एक्सिस। तो एक तो होगा हमारा सिंगली reinforced सेक्शन। तो डबली reinforced सेक्शन है, इसको आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हो कि एक सिंगली reinforced सेक्शन है विच इज बैलेंस्ड, और जो एडिशनल मोमेंट है उसको कैरी करने के लिए आपने एक हाइपोथेटिकल सेक्शन बनाया जिसमें आपने स्टील प्रोवाइड करी कंप्रेशन साइड में, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें स्टील प्रोवाइड करनी पड़ गई टेंशन साइड के अंदर भी। सो दिस इज बी। तो ये बी है। स्टील को हमेशा कैसे दिखाया आपको? सर्कल के फॉर्म में। दिस इज द स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड दिस इज अवर एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो ये हमारा डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। सो दिस इज अवर डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सेक्शंस। ये दो सेक्शन से मिलके बना हुआ है। अब कौन से दो सेक्शन है वो भी दिखा देता हूं आपको। ये हमारा डी डैश है, दिस इज अवर डी डैश, और ये डी है। दिस इज एक्सियल लिमिटिंग। सो डी डैश, दिस इज डी एंड दिस इज एक्सियल लिमिटिंग। ये एक्सियल लिमिटिंग है। सो डी और ये डी डैश है। तो होपफुली आ जाएगी वैल्यू। हाँ आ गई है। डी डैश डी, ये एक्सियल लिमिटिंग है, बैलेंस सेक्शन। दिस इज एरिया ऑफ स्टील AST1। AST1 न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट कंसीडर नहीं करते। देन एक हाइपोथेटिकल सेक्शन कंसीडर किया जिसमें हमने स्टील प्रोवाइड किया कंप्रेशन साइड में। इसको बैलेंस करने के लिए हमें स्टील प्रोवाइड करना पड़ा टेंशन साइड के अंदर भी। इसको बोला AST2। चलो अब डायग्राम मेरा बन गया। आई हैव ड्रॉन द डायग्राम। अब बस पूरी थ्योरी बतानी है आपको। आई हैव कंस्ट्रक्टेड द डायग्राम, ओनली द थ्योरी इज टू बी डिस्कस्ड। अब थ्योरी की डिस्कशन करनी है। देखो पूरी कहानी क्या है, रेफर द एंटायर स्टोरी। जनरली हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करते हैं एज अ बैलेंस सेक्शन की तरह। जनरली अ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज बीन डिफाइंड एज अ बैलेंस सेक्शन। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन कब किया जाता है? डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की डिजाइनिंग पिक्चर में तब आती है। सो डिजाइनिंग ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कम्स इनटू द पिक्चर जब आप मोमेंट जो अप्लाई कर रहे हो हमारे सेक्शन के ऊपर वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर आपने सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन दिया तो ओवर रीइंफोर्स हो जाती है। इसकी जगह हम क्या दे देते हैं? डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन दे देते हैं। तो जनरली हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करेंगे एक बैलेंस सेक्शन की तरह। बैलेंस सेक्शन की तरह मतलब इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट के अंदर। एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है हमारा, उस सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन किया जाएगा। और हमने एक हाइपोथेटिकल सेक्शन बनाया जिसकी न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर ही है, और इसमें हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया कंप्रेशन साइड में, जिसका काम क्या है? जिसका काम है एडिशनल मोमेंट को रजिस्ट करना। और स्टील को बैलेंस करने के लिए कंप्रेशन साइड में जो हमने प्रोवाइड किया, हमने स्टील टेंशन साइड में भी लगा दी। तो आप इस डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को दो अलग अलग सेक्शन के फॉर्म में समझ सकते हो। एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन और एक हाइपोथेटिकल सेक्शन जिसमें आपने स्टील प्रोवाइड करी कंप्रेशन साइड में। अभी तक के डिस्कशन में कोई सा ही पॉइंट क्लियर करना हो? Any of the point to be referred from this for anyone?
जिसमें नो कंक्रीट, हाँ जिसमें कोई कंक्रीट नहीं है, देखो मैंने डॉटेड लाइन से बना रखा है, इसका मतलब कोई कंक्रीट नहीं है। क्लियर है आता की कहानी? चलो अब इसको मेंशन कर देता हूं, जो मेंशन किया, जो मैंने अभी डिस्कस किया। सो आई कैन से डबली रीइंफोर्स सेक्शन, डबली रीइंफोर्स सेक्शन इज प्रोवाइडेड, कब प्रोवाइड करते हैं? डबली रीइंफोर्स सेक्शन इज प्रोवाइडेड व्हेन मोमेंट acting on section is more than limiting moment of resistance, is more than limiting moment of resistance, is more than limiting moment of resistance। जो मोमेंट हमारे सेक्शन पे लग रहा है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या हो, ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जनरली डबली रीइंफोर्स सेक्शन कैसे डिजाइन किया जाता है? जनरली डबली रीइंफोर्स सेक्शन इज डिजाइंड एज, section is designed as balanced or under reinforced section, balanced or under reinforced section। इसको हम डिजाइन करते हैं या तो बैलेंस सेक्शन की तरह या अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की तरह। जो चीज मैंने अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी है, वॉट एवर आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ये मैं मैथमेटिकली भी लिख सकता हूं। तो इफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा निकल के आ जाए? हमारे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, प्रोवाइड डबली रीइंफोर्स सेक्शन। क्या प्रोवाइड कर दो? डबली रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर दो। सो प्रोवाइड डबली रीइंफोर्स सेक्शन। अब डबली रीइंफोर्स सेक्शन कैसे प्रोवाइड किया हमने? हमने बोला जो भी मोमेंट आपको रजिस्ट कराना है, दो सेक्शन मिलकर रजिस्ट करेंगे। पहले सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR1, दूसरे सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR2। फिर हमने बोला पहला सेक्शन कैसे बनाया जाएगा? पहला सेक्शन बनाया जाएगा बैलेंस सेक्शन। तो पहले सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेक्शन विल बिकम लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम बोल सकते हैं जो भी मोमेंट पार्ट अप्लाई कर रहे हो, जो भी मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हो, दिस विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस मोमेंट टू बी रेजिस्टेड बाय द हाइपोथेटिकल सेक्शन। वो मोमेंट जो कौन रेजिस्ट करेगा? हाइपोथेटिकल सेक्शन रेजिस्ट करेगा। जब पहले सेक्शन की मोमेंट आपने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दी, एरिया ऑफ सील निकल के आ गया। तो आई कैन से लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0.87 Fy, 0.87 Fy AST1। so 0.87 Fy AST1 d minus 0.42 XU लिमिटिंग, XU लिमिटिंग। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से मैं AST1 निकाल सकता हूं। सो AST1 विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 0.87 Fy d minus 0.42 XU लिमिटिंग। ये हमारा एरिया ऑफ सील निकल के आ गया। तो बैलेंस सेक्शन का एरिया ऑफ सील निकाल लिया हमने, AST1। इसको आप AST लिमिटिंग भी बोल सकते हो। सो AST लिमिटिंग, so you can say this is equal to AST limiting। so AST limiting is equal to AST1। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो तो ये हमने AST1 निकाल लिया। दिस AST1 is being computed by us। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? रिपीट करना है इस पर कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब मुझे ये हाइपोथेटिकल सेक्शन डिजाइन करना है। अब मुझे ये हाइपोथेटिकल सेक्शन को डिजाइन करना है जो हमने प्रोवाइड किया है एडिशनल मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। कैसे? आपने कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड कर दिया, उसको बैलेंस करने के लिए आपने टेंशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड कर दिया। अब मैं सेकंड वाले सेक्शन को डिजाइन कर रहा हूं। जो दूसरा सेक्शन है उसको कितना मोमेंट रेजिस्ट करना है? तो हम निकालेंगे MR2। MR2 विल बी इक्वल टू अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट माइनस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये MR2 को आप कंप्रेशन साइड से भी लिख सकते हो, टेंशन साइड से भी लिख सकते हो। सो इट कैन बी रिटन फ्रॉम कंप्रेशन साइड आल्सो एंड फ्रॉम टेंशन साइड आल्सो। दोनों से लिखेंगे, AST2 भी निकल के आ जाएगा, ASC भी निकल के आ जाएगा। कैसे? आई कैन से MR2 इज इक्वल टू व्हाट? MR2 इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AS2। लीवर आर्म चेंज हो जाएगी। अब लीवर आर्म कितनी है? अब लीवर आर्म है D माइनस D डैश, यहां से ASC2 भी आ गया। सो ASC2 इज इक्वल टू MR2 डिवाइड बाय 0.87 Fy D माइनस D डैश। ये हमने ASC2 निकाल लिया। इसी MR2 को अगर मैं कंप्रेशन साइड से लिखूं, कंप्रेशन साइड से कैसे लिखूंगा? याद रखना आपने कंक्रीट पूरा ही ले लिया है बैलेंस सेक्शन के अंदर।
तो आपको उस कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स घटाना पड़ेगा जिसका एरिया स्टील के एरिया के बराबर है। ये कैलकुलेशन मैंने शुरू में आपको करके दे रखी है। सो आई विल से एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एफएससी माइनस एफसीसी इंटू डी माइनस डी डैश। यहां से क्या निकाल लो, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकाल लो। सो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इज इक्वल टू mr2 डिवाइड बाय एफएससी माइनस एफसीसी डी माइनस डी डैश। डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड, डिजाइन हो गया पूरा। तो आपने AST1 निकाल लिया जो AST लिमिटिंग है, AST2 निकाल लिया, ASC निकाल लिया, डिजाइनिंग पूरी हो गई हमारी। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है उसमें से कुछ भी, कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से? चलो अब देखो कंसेप्चुअल बातें। अब कंसेप्चुअल बातें करते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकालना है, ASC निकालना है, तो मुझे FSC की भी रिक्वायरमेंट होगी, FCC की भी रिक्वायरमेंट होगी। आई विल रिक्वायर FCC ऑल्सो, आई विल रिक्वायर FCC ऑल्सो। और ये दोनों चीजें कहां से निकल के आती हैं? ये दोनों चीजें निकल के आती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। अब अगर मैं कोड की बात करूं, IS 456 FCC को नेग्लेक्ट कर देता है। IS 456 बोलता है FCC को नेग्लेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। पर अगर आपको FCC की वैल्यू पता है तो यूज कर सकते हो। कैसे पता है? हम अज्यूम कर देते हैं FCC कितना है, 0.45 FC के। So for assumption point of view, I can take the value of FCC is equals to 0.45 FCK। पर हमारा कोड FCC को नेग्लेक्ट कर देता है, तो मैं नोट करके मेंशन करा रहा हूं। So नोट करके मेंशन करा दियो। So in IS code, तो हमारा कोड बोलता है इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है आपको। वैल्यू ऑफ FCC is neglected, but you can consider, but may be assumed to be 0.45 FC के। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कितना, 0.45 FC के। अब बात आती है SC की, स्ट्रेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन। तो जो आपने कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रखा है उसमें स्ट्रेस कैसे निकालोगे? अब वो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकल के आता है। तो कई बार सवाल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे देता है, कई बार आपको टेबल दे देता है। जैसे मैंने हर सवाल में पीछे दे रखी है आपको, आई हैव प्रोवाइडेड द टेबल देता हूं, आप इंटरपोलेट करके एक्सट्रापोलेट करके FSC निकाल लेते हो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की मदद से। अब अगर आपको टेबल दे रखी है या कर्व दे रखा है तब तो FSC निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार ना तो वो आपको टेबल देगा ना वो आपको कर्व देगा, आपको FSC की वैल्यू खुद कंसीडर करनी पड़ जाएगी। तो खुद कैसे कंसीडर करेंगे उसका डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। दैट डाटा आई कैन प्रोवाइड यू। सो वी कैन से वैल्यू ऑफ FSC, so value of FSC is read either from curve or from given table, given stress strain table। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल दे देगा, स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल और स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल और स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल। But if both are not mentioned, both are not mentioned in the problem, it may be assumed as, or it may be taken as follows। आप ये वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। So it may be taken as follows, आप क्या अज्यूम कर सकते हो? What value may be considered? आप ये वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। So grade of steel, then we have Fe250, Fe415 and Fe500। वैल्यू d डैश बाई डी की है हमारी 0.05, d डैश बाई डी की वैल्यू है हमारी 0.1, d डैश बाई डी की वैल्यू है हमारी 0.15, d डैश बाई डी की वैल्यू है हमारी 0.2। तो d डैश बाई डी इज इक्वल टू 0.2। तो Fe250 207.5, सारी वैल्यूज एमपीए में ही है, अंडरस्टूड है, ऑल दी वैल्यूज आर इन एमपीए, तो ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। 217.5 ये वैल्यू तो आप खुद बता सकते हो, मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ। कैन समबडी टेल ये 217.5 मैंने कैसे लिख दिया?
ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, शुरू में नोट लिखवाया था जब मैंने डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन स्टार्ट किया था कि माइल्ड स्टील के अंदर Fe250 के अंदर, माइल्ड स्टील के अंदर Fe250 के अंदर तो आप मान सकते हो कितना स्ट्रेस डेवलप हो गया है, 0.87 Fy का स्ट्रेस डेवलप हो गया है। तो ये तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो। ये मैं वैल्यूज तो आपको खुद बता देता हूं कि ये वैल्यू मैंने कैसे कंसिडर की हुई है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.87 Fy। जरा कैलकुलेट करके देखना, 0.87 इंटू 250, चला चेक करो कितना आ रहा है। तो Fe250 के अंदर तो हम मान सकते हैं कि FSC की वैल्यू कितनी है, 0.87 Fy। जरा कैलकुलेट करके देखो, 217.5 आ जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू टू बी 217.5। हाँ, Fe415 और Fe500 में ये वैल्यू 0.87 Fy नहीं होती, वो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालनी पड़ती है। अब अगर दे दे डाटा अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको ये अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज व्हिच यू हैव टू अज्यूम। अब क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज है? सो 355.1, then 351.9, then 342, 342 नहीं है, 351.9, 351.9, 342.4, 329.2। ये हमारी हो गई Fe415 की, 55 51 ऐसे याद कर रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 423.9, then 411.3, then 399.1, then 370.3। These are the standard values, ये हमारी standard values है। तो Fe500 और Fe415 में FSC की वैल्यू 0.87 Fy नहीं होती है, उससे कम होती है। तो कितनी वैल्यू है आप d'/d के बिहाफ पे उसको अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने आपको डाटा बना के दे दिया यहाँ पे। तो दिस वैल्यू इज वेल एंड फाइन, क्योंकि आपको सवाल में तो उसको यूज करना ही पड़ेगा। यू टू यूज दीज वैल्यूज इन योर प्रॉब्लम। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो पूरे कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। So this completes the designing of your doubly reinforced section। ये doubly reinforced section की आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर देता है। बफरिंग अभी तो नया नेट लगवाया है, बफर कैसे कर रहा है? आपने कैसे याद की थी? अभी बोला ना, बताया तो सही, याद की हुई तो लिखी है सारी वैल्यूज। जो याद की हुई वैल्यूज है वही तो लिखी हुई है। बफर कर रहा है क्या अभी सबका? चलो अप्लाई करके बता दो। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑन दिस, प्रॉब्लम लिखो इसके ऊपर। तो प्रॉब्लम फॉर गिवन सेक्शन, फॉर गिवन सेक्शन क्लियर है? अब सही है। फॉर गिवन सेक्शन कंप्यूट area of steel in compression, area of steel in tension, area of steel in tension। कैलकुलेट करके बताओ इस सेक्शन के लिए। चलिए, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। Fi 415 MPa, FCK 20 MPa, ये 20 MPa। सिंपली सपोर्टेड है।
लाइव लोड इज गिवन टू बी 25 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए डिजाइन करके बताइए इसे। डिजाइन दिस बीम। डाटा दे दिया पूरा, अब बीम डिजाइन करके बताइए। ये बट यही सबसे इजी है, क्योंकि पीछे वाली चीजें आपने समझ ली इसलिए आपको ये आसान लग रहा है, क्योंकि सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन आपने समझ लिया ढंग से, इसलिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इट इज मच इजियर देन सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। डेड लोड होगा 3.125, कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू कैलकुलेट। नोट कर लिया सवाल सबने? हैज एवरीवन नोटेड द प्रॉब्लम? हैज एवरीवन नोटेड द प्रॉब्लम? नोट कर लिया सबने? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो डेड लोड कितना है? 0.25 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 25। कितनी आ रही वैल्यू? व्हाट द डेड लोड कमिंग आउट? डेड लोड कितना आ रहा है? 3.125 3.125 किलो न्यूटन मीटर। लाइव लोड कितना दिया हुआ है आपको सवाल में? 25 किलो न्यूटन मीटर। टोटल लोड या फैक्टर्ड लोड? फैक्टर्ड लोड W 3.125 प्लस 25 इंटू 1.5। फैक्टर्ड लोड कितनी आ गई? व्हाट द फैक्टर्ड लोड कमिंग आउट? फैक्टर्ड लोड की वैल्यू कितनी आ रही है? (42.18). So 42.18 किलो न्यूटन मीटर। So 42.18 into 6 square by 8। बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। So ultimate bending moment to which the section is being subjected. So ultimate bending moment to which the section is being subjected. So 42.18 कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा? 189.8 189.8 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? BMU आ गया, चलो BMU आ गया, ये हमारी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गई। क्लियर है चीज? फिर हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि हम BMU को बराबर कर देते हैं MR1 प्लस MR2 के, और MR1 कितना लेके चलते हैं? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, प्लस MR2। तो पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी? पहली चीज निकालनी पड़ेगी हमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू Q लिमिटिंग BD स्क्वायर। Q लिमिटिंग BD स्क्वायर, Q कितना है? FE है हमारी 415, FE है 415, तो Q लिमिटिंग हो जाती है 0.138 FC के BD स्क्वायर। वैल्यू डालो, 0.138, FCK की वैल्यू है 20, B की वैल्यू दे रखी है 250, D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू है 500 माइनस 40, तो 500 माइनस 40 460 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। निकाल के बताना लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? 146 किलो न्यूटन मीटर। जरा चेक करना, जो मोमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 190 और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 146। तो अगर आप सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन देते क्या निकल के आ जाती? तो अगर आप सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन देते क्या निकल के आ जाती? ओवर रीइंफोर्स निकल के आ जाती। उसकी जगह हम क्या दे देंगे? डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन देंगे। हैंस विल प्रोवाइड डब्ल्यू रीइंफोर्स सेक्शन। यहां से निकाल लो एरिया ऑफ स्टील, तो हम बोलेंगे MOR लिमिटिंग दिस इज इक्वल टू 0.87 FY AST1 D minus 0.42 XU limiting. From here we can calculate the AST1. AST1 कितनी है? 146 into 10⁻6. So into 10⁻6 divide by 0.87 into 415, D है 460 minus 0.42। जरा बताना XU लिमिटिंग कितनी होती है? W देना होगा। XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? For FE 415 XU limiting is how much?
एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है Fe415 के लिए? फॉर Fe415 व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लिमिटिंग? स्टैंडर्ड रिजल्ट बताना। 0.48D, बिल्कुल सही बात है। चलो निकालो AST1 कितना आ रहा है। कैलकुलेट AST1 कितनी आ रही है? 0.46 नहीं है पार्थ, 0.48 है, मिटा दिया पार्थ ने। अच्छा ये डिलीट कब करते हैं? ये डिलीट क्यों गया पार्थ ने मैसेज? ये पार्थ ने मैसेज डिलीट क्यों किया? Why is deleted the message? अच्छा जब रॉन्ग हो, अच्छा जब गलत चीज हो जाती है तो उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो AST1 निकाल के बताओ। तो AST1 कितनी आ रही है? 1101 mm स्क्वायर। सो 1101 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा AST1 आ गया निकल के। सो दिस कम्स आउट टू बी AST1। क्लियर है यहां तक की कहानी? क्लियर है AST1? चलो AST1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? AST2 और ASC। अब निकालेंगे AST2 और ASC। तो उसके लिए क्या चाहिए? रिमेनिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट माइनस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो हाइपोथेटिकल सेक्शन है उसको कितना मोमेंट रेजिस्ट करना है? जो हाइपोथेटिकल सेक्शन है उसको मोमेंट रेजिस्ट करना है 189.8 माइनस कितना है? माइनस 146। कितना बताया? MR2 है 43.84, 43.84 किलो न्यूटन। ये हमारे MR2 की वैल्यू आ गई। MR2 आ गया तो AST2 निकाल लो। जब MR2 आ गया तो AST2 भी निकल के आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0.87 Fy AST2 D माइनस D डैश। तो नेक्स्ट स्लाइड, AST2 दिस इज इक्वल टू MR2, दिस इज इक्वल टू MR2 डिवाइड बाय 0.87 Fy D माइनस D डैश। तो D माइनस D डैश कितना है भैया? MR2 43.84, 43.84 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 0.87 Fy 415, 460 माइनस 40। निकाल के बताना भैया AST2 कितना आ रहा है। बचा हुआ है 43.8, हाँ वही लिखा है मैंने। तो बचा हुआ है 43.8। AST2 आ रहा है 288.4, 288.84 mm स्क्वायर। तो ये हमारा 289 है, 284 है, हाँ चलो ठीक है 289 है, ठीक है 289 कर दिया, तो राउंड ऑफ करके 289 कर लिया। अब मुझे ASC निकालना है, पर ASC निकालने के लिए क्या चाहिए? नाउ आई रिक्वायर ASC। यहां से AST भी निकाल सकते हो। टोटल एरिया ऑफ सील कितना हुआ? AST1 प्लस AST2। तो टोटल एरिया ऑफ सील इज AST1 प्लस AST2। AST1 कितना है? 1101, 1101। AST2 कितना है? 288.84। जरा बताना कितनी आ रही है? टोटल एरिया ऑफ सील कितनी आ रही है? टोटल एरिया ऑफ सील कितनी आ रही है निकल के? 288 और ये 100, सो 13 कितना आ रहा है? 1390। सो 1390 mm स्क्वायर। सो 1390 mm स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें निकालना है ASC। ASC के लिए चाहिए FSC। क्या FSC का डाटा आपको सवाल में गिवन है? क्या स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन का डाटा आपको प्रॉब्लम में गिवन है? नहीं गिवन है। अब नहीं गिवन है इसका मतलब मेरी पीछे वाली टेबल काम आएगी। पीछे वाली टेबल काम आएगी। सो नाउ फॉर FSC, फॉर SFC D डैश बाई D की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। सो D डैश है हमारा 40 और D है हमारा 460।
सो 40/460 निकालना जरा वैल्यू कितनी है। कैलकुलेट करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। 0.08 कहां से आ गया बेटा, डी डैश बाई डी निकालना है। 0.086 किस रेंज के अंदर है, 0.05 से लेके 0.1 के बीच में ही है। तो 0.05 से लेके 0.1 के बीच में ही है वैल्यू। तो आपको वैल्यू बता रखी है एफएससी की मैंने फॉर एफई 415। तो 0.05 और 0.1 के लिए वैल्यू निकाल लो। तो जब डी डैश बाई डी की वैल्यू 0.05 है तो उस समय एफएससी कितना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एफएससी इज हाउ मच, उस समय एफएससी है 355 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जब डी डैश बाई डी की वैल्यू है 0.1 उस समय एफएससी की वैल्यू कितनी है, एफएससी है 352। एफएससी की वैल्यू कितनी है, 352 है हमारी, 352 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इंटरपोलेट करके निकाल लो, तो डू द इंटरपोलेशन एंड कैलकुलेट। अब बाकी तो आप इंटरपोलेट कर ही सकते हो। सो व्हेन डी डैश बाय डी इज इक्वल टू 0.086, जरा बताना एफएससी कितना आ रहा है। इंटरपोलेट करना बताया था कल मैंने शाहरुख तुम्हें, कल की क्लास में, कल या परसों की क्लास में मैंने तुम्हें इंटरपोलेट करना बताया था। जरा करके बताओ इंटरपोलेट कितनी वैल्यू आ रही है। कितना आ रहा है, 352.84, 352.84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एफएससी आ गया, सवाल ही खत्म हो गया। इफ एफएससी इज नोन प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। आप मान लो एफ सी सी इज इक्वल टू 0.45 एफ सी के, सो 0.45 इंटू 20 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आप 9 को नेग्लेक्ट कर सकते हो किसके सामने, आप 9 को नेग्लेक्ट कर सकते हो 352 के सामने। तो कोड तो बोलता है नेग्लेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको जब वैल्यू पता है तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं MR2 किसके बराबर है, MR2 इज इक्वल टू ASC FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन MR2 कितना है, MR2 43.84, 43.84 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय कितना है एफएससी 352.84, 352.84 माइनस 9, 460 माइनस 40, लो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी आ गया। कैलकुलेट भी कर लिया अग्निहोत्री ने, बड़ी तेज है। क्या रिजल्ट आ रहा है, 303.29, 303.29 mm स्क्वायर। खत्म। तो ये हमारा डबली रीइंफोर्स सेक्शन की डिजाइनिंग खत्म हुई। 304 आ गया, ठीक है भाई 304 लिख दो, एक ही बात है, 304 mm स्क्वायर, 304 mm स्क्वायर। तो आपका सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन डबली रीइंफोर्स सेक्शन कंप्लीट हो गया आरसीसी का। योर सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन डबली रीइंफोर्स सेक्शन फॉर आरसीसी इज कंप्लीटेड। और पैरेलली वहां पर मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपको कंप्लीट करा दिया। तो इन स्पेशल क्लास मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड करा दिया, वहां पे आपकी स्टेयरकेस हो गई है, एक लेक्चर और बचा है, स्टेयरकेस हो गई है, वाटर टैंक हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, वर्किंग स्ट्रेस हो गया, 4 टॉपिक वहां हो गए आपके, 2 टॉपिक और बचे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से दोनों जगह पैरेलल ही चलेगा। वहां पे अब अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बची है और स्पेशल क्लास में बचा है आपका मेसनरी। तो इस महीने के एंड तक वो भी खत्म हो जाना चाहिए, और यहाँ पे आपका डबली रीइंफोर्स सेक्शन भी खत्म हो गया। क्लियर है पूरी कहानी। अब मैं जूनियर को सिखा के उसके सामने हीरो बन जाऊंगा। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्लैंज सेक्शन, टुमारो विल स्टार्ट द फ्लैंज सेक्शन। तो कल की क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लैंज सेक्शन।
चलिए, थैंक यू। आज के लिए सफिशिएंट इतना। और अभी आपकी नेक्स्ट क्लास एफएम की है। योर नेक्स्ट क्लास इज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें आपके पीवाईक्यू चल रहे हैं ईएससी के, मेंस का बैच चल रहा है वो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।